नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स with magnetic moment M are placed as shown in figure. ठीक है, find magnetic field at point P. At point B. P. So देखो क्या दिया है, ये दो बार मैग्नेट्स है, और टोटल डिस्टेंस है 2D, और यहाँ पर सेंटर पर है पॉइंट P. और ये बार मैग्नेट्स कैसे है, तो इसका साउथ पोल ऊपर है, नॉर्थ पोल नीचे है, यहाँ पर नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है. सो अब आपको कहा है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P निकाल लो. सो एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी? तो देखो ये पॉइंट P, क्या ये इक्वेटोरियल पॉइंट है? हाँ सर, ये बात तो सच है, दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट. अगर ये इक्वेटोरियल पॉइंट है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहने वाली है? मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट कैसे रहने वाली है बताओ? The magnetic field produced by magnet 1 and 2 will be equal in magnitude but opposite in direction. Therefore, net magnetic field should be zero. यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगी. अगर यही दोनों की डायरेक्शन सेम रहती, यही अगर दोनों की डायरेक्शन सेम रहती, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाती? 2 टाइम्स. Two times of magnetic field shown in the figure. तो डायग्राम निकालते हैं, तो दैट एक ही जगह पर दोनों चीजें रहेगी, तो याद करने के लिए आसान रहेगा. साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, पॉइंट P डिस्टेंस दी, पॉइंट P डिस्टेंस दी. तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड रहती 2 times mu naught upon 4 pi m upon dq. ठीक है, बड़ा आसान और सिंपल क्वेश्चन था. आगे जाएंगे. A bar magnet
of length 0.1 meter has a pole strength of 50 ampere meter. Calculate magnetic field at a distance of 0.2 centimeter, 0.2 meter from the center of magnet. बार मैग्नेट दिया है, लेंथ है 0.1 मीटर और अब आपको 0.2 मीटर डिस्टेंस पर फील्ड निकालनी है। ये सेंटर से डिस्टेंस दिया है। ठीक है। चलो, और क्या दिया है? पोल स्ट्रेंथ दी है, कितनी दी है? 50 एम्पियर मीटर, और डिस्टेंस दिया है मैग्नेट के बीच का, दो पोल के बीच का 0.1 मीटर। ठीक है। साथ ही साथ आपको पॉइंट P भी दिया है, पॉइंट Q भी दिया है। It is again at a distance of 0.2 meter from the center of magnet. चलो, अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि पॉइंट P इज एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m इंटू r अपॉन r स्क्वेयर माइनस l स्क्वेयर का स्क्वेयर। सर ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा because we cannot ignore L, because L and R are comparable. So this is 10 to the power minus 7 2 times m की वैल्यू क्या आ जाएगी? qm into 2a. So 50 into 0.1 will be 5. R की वैल्यू कितनी है? तो R की वैल्यू आ जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर 0.2 का स्क्वेयर माइनस L का स्क्वेयर दैट इज 0.05 का स्क्वेयर, और इस ब्रैकेट का, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर लेना होगा। देखो क्या वैल्यू आती है, 5 2 are 10, 10 into 0.2 it will be 2, 2 into 10 to the power minus 7, this is 0.04 minus 0.0025। ठीक है। सो ये आने वाला है 2 into 10 to the power minus 7 upon 3.75 into 10 to the power minus 2। ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है
20 सही लिखा है क्या? ओके, इसका स्क्वायर आना चाहिए, ये स्क्वायर है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखो कैलकुलेशन करके, इट इज 1.42 इंटू 10⁻⁻⁴। देखो रफली देख लो, 2 इंटू 10⁻⁻7, 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4, ऊपर जाएंगे तो +4, 3.75। अब इसका स्क्वायर लगभग आ जाएगा 4 के आसपास है, तो 16, 15, 14 के आसपास आएगा। 3.5 का आता है 12.25, उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये रफली अगर 14 के पास भी है तो 1/7, 1/7 मतलब 0.145, बस 1.5 इंटू 10⁻⁻3, 0.15 इंटू 10⁻⁻3, -7 +4, सो ये 1.5 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा, उसके आसपास ही रीडिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, ये तो हो गया सिर्फ पॉइंट पी पर। क्या ऐसा ही पॉइंट क्यू के लिए निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, आराम से निकाल पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। At point Q, which is equatorial plane, BQ will be mu0 upon 4 pi M into R upon R square L square ये आ जाएगा mu0 into 4 pi 10⁻⁻7, M की वैल्यू 5, R की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो R है हमारा 0.2, R की वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर विच इज 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक्चुअली यहाँ पर R ना आते हुए रेस टू द पावर 3/2 आएगा। देखो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा की कंपोनेंट आएगा एक, और कंपोनेंट की वैल्यू हमने पुट की थी, इसलिए 3/2 आया था। ठीक है, सो इसे सॉल्व करेंगे तो 5 कहाँ से आया, 50 इंटू 0.1, तो ये वैल्यू आ जाएगी पूरी 5.71 इंटू 10⁻⁻5। याद है क्या इसका डेरिवेशन? हमने इलेक्ट्रिसिटी के केस में किया है। देखो मैं रफ सिर्फ आपको डायग्राम निकाल कर याद दिलाता हूँ अगर पॉसिबल है तो। ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, चार्ज क्यू, ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो देखो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट लिए थे हमने, इसके कंपोनेंट रहेंगे
इस प्रकार से, और इस रेड वाले के कंपोनेंट रहेंगे इस प्रकार से। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हुए थे, ठीक है। जो बचा था दैट वाज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर कैसे निकाला? तो यहाँ पर एंगल ये थीटा है, तो कॉस थीटा लेना पड़ा था हमें, ठीक है। और फिर कॉस थीटा को हमने यहाँ पर पुट किया था। देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड रहेगी एल, हाइपोटेनियस रहेगी एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस रहेगा, या डी स्क्वायर, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू फिर पुट की थी, तो ये हमारा रिलेशन इस प्रकार से रेज़ टू द पावर 3/2 वाला बन गया था, बिकॉज ये अंडर रूट वाले पार्ट से, ठीक है। देखो ऐसा कभी कभी पीछे जाकर कहाँ से रिलेशन आया है, क्या आया है, यहाँ तक हमें जाना पड़ेगा। सिर्फ मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, इतने आपको आएंगे। चलो आगे जाते हैं। टू मैग्नेटिक पोल्स one of which is 4 times stronger than other, exerts a force of 10 gram force on each other when placed at 20 centimeter. Find the strength of pole. ठीक है, देखो क्या कहा है, दो मैग्नेटिक पोल्स है, एक है QM, ठीक है, QM1 कहेंगे, दूसरा है QM2। और आपको पता है QM1 इज 4 टाइम्स QM2। फोर्स भी दिया है, कितना फोर्स दिया है, 10 ग्राम फोर्स, दैट इज 10 into 10 to the power minus 3 kg, ठीक है। अब 10 into 10 to the power minus 3 kg, that is 10 ग्राम के वेट इतना फोर्स है। सो बेसिकली दिस इज मास, इसे केजी न्यूटन जी से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 to the power -1 न्यूटन, ठीक है। प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, सो आर की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर, दैट इज 2 into 10 to the power -1 मीटर, सही है। अब देखो ये पोल के कारण फोर्स कितना आएगा। अब देखो ये इलेक्ट्रिसिटी जैसा हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ये फोर्स रहेगा μ0/4 QM1 into QM2 अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा 10 to the power -1 equal to 10 to the power -7. QM1 is 4 times QM2, so this is 4 times QM square upon R square,
ठीक है, ये रिलेशन बन जाएगा 10 टू द पावर -7 नीचे गए, ऊपर आए 10 टू द पावर +7, 10 टू द पावर +7 -1 10 टू द पावर 6 अपॉन 4 इक्वल टू QM स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर। R स्क्वेयर को भी इधर लेकर चले जाएंगे। R स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर -1 का स्क्वेयर। अब रूट ले लेंगे, सो QM की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। सो QM की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 2। QM पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या रहेगा? एम्पियर मीटर। तो दिस इज QM1 की वैल्यू है, क्या QM2 की वैल्यू है? QM1 को हमने 4QM स्क्वायर पुट किया, 4QM2 का स्क्वायर इंटू QM2 का स्क्वायर, तो ये QM2 की वैल्यू है। So QM2 इक्वल टू 10 टू द पावर दैट इज 100 एम्पियर मीटर। तो QM1 आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 2 एम्पियर मीटर। अब ऐसा पॉसिबल नहीं होता है रियल लाइफ में, बट अगर इस प्रकार से सवाल आया तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सर अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पोल कम एक पोल ज्यादा? तो ये इक्विवेलेंट फील्ड, इक्विवेलेंट मैग्नेट के बारे में बताया है। 2-3 बार मैग्नेट होने के कारण फिर एक आधे पॉइंट पर इस प्रकार से कंडीशन डेवलप की जा सकती है। ठीक है, आगे जाएंगे। Two similar magnetic poles having pole strengths in ratio 1:3 are placed 1 meter apart. Find point where unit pole will experience no net force. No net force. ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी जैसा सवाल बना है। क्या कहा है यहाँ पर? हमारे पास है दो सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स, सिर्फ पोल स्ट्रेंथ अलग है। ठीक है, तो देखो ये इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर QM स्ट्रेंथ का है, यहाँ पर 3 टाइम्स QM रहेगा, और इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। अब यहाँ पर कोई एक पॉइंट है विच इज एट डिस्टेंस x, तो ये डिस्टेंस रहेगा 1 - x। यहाँ पर यूनिट पोल, यूनिट मतलब 1, ठीक है, ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो कंसीडर कर लो ये दोनों अगर नॉर्थ पोल जैसे है, तो ये इसको रिपेल करने वाला है और 3QM भी इसे रिपेल करेगा। ठीक है, या अगर अपोजिट वाला है तो ये अट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। सो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल रहने चाहिए। तो लिख लेते हैं नेट फोर्स 0, इसका मतलब μ0/4 QM इंटू 1 अपॉन x का स्क्वायर इक्वल टू μ0/4 3 टाइम्स QM अपॉन 1 - x का स्क्वायर। इसका मतलब क्या? μ0 ये तो कैंसिल ही हो गए, QM भी चला गया, तो ये हो जाएगा
1 माइनस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू √3x। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 इक्वल टू √3 प्लस 1x। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस √3। सही है क्या? अब √3 की वैल्यू पुट करते हैं तो 1.73, दिस इज 2.73, रफली ये 0.36 के आसपास कुछ तो आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिसिटी में किए। ठीक है, अब थोड़ा एक दो क्वेश्चन है जो अलग कैटेगरी के हैं, उनको करते हैं। उसके पहले हमें एक डेफिनेशन जाननी है विच इज ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। द पॉइंट वेयर strength of net magnetic field is 0। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब दो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, बिल्कुल सही है। सो ड्यू टू बार मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, then the point is called as न्यूट्रल पॉइंट। उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। ठीक है, उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। चलो, अगर ऐसा है तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड if angle of dip is 60 degree and earth magnetic field is 0.6 gauge। ठीक है, अब देखो, अब आपको याद करना पड़ेगा हमारी वो डायग्राम। कैसे डायग्राम थी? सो ये एक्चुअल बार में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। दिस विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
दिस इज एंगल ऑफ डीप या इंक्लिनेशन एंड दिस इज डिक्लिनेशन। ठीक है, और ये कंपोनेंट को आप वर्टिकल कंपोनेंट कहोगे। ठीक है, सेड। तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है, हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। तो बेसिकली BH निकालने के लिए कहा है, दिया है एंगल ऑफ डीप I 60 डिग्री एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BE दी है 0.6 गॉस, दैट इज 0.6 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, BH इक्वल टू BE cos थीटा। तो बस लिख लो, B की वैल्यू है 0.6 इंटू 10⁻⁻⁴, cos थीटा cos 60 इज 1/2, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, ऐसा ही और एक क्वेश्चन करते हैं। If horizontal component of Earth's magnetic field BH is equal to 0.22 cos and vertical component Z is equal to 0.38 cos, find angle of D and BE, resultant field intensity। अब हमें पता है BH equal to BE cos theta, similarly Z equal to या BZ equal to BE sin theta। ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू BZ अपॉन BH, that is 0.38 upon 0.22। ठीक है, दिस इज 19/11। थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, देखो 19/11, 11 वन जा, कितने बचे हैं 8। ठीक है, 11 7 जा 2 3, so 11 ऑलमोस्ट इज 1.73, दिस इज √3 की वैल्यू है, तो थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री। रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकालेंगे, आसान है, ये तो वेक्टर का क्वेश्चन है। B इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर, क्या आ जाएंगी वैल्यू 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.38 का स्क्वायर, ये वैल्यू रफली 0.472 गॉस इतनी आएगी। ये गॉस में है, ये दोनों भी गॉस में है, तो ये आंसर भी गॉस में आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 0.472 इतनी आने वाली है। अब देखो और इसी टाइप का और एक क्वेश्चन करते हैं। A magnetic needle suspended in vertical plane
at 30 degree from magnetic meridian, makes an angle of 45 degree with horizontal. Find true angle of dip. देखो क्वेश्चन को पहले समझ लो, क्या कहा है? A magnetic needle suspended in vertical plane at 30 degree from magnetic meridian. मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री का एंगल बना रही है. मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. ठीक है. फाइंड ट्रू एंगल ऑफ डीप. सो अभी आप जिस जगह पर हो, यहाँ पर अगर हम डायग्राम निकालते हैं तो देखो ये डायग्राम इस प्रकार से बनेगी. ये एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट. ठीक है. ये कहां पर? ये मैग्नेटिक मेरिडियन में. अब हमारा जो पार्ट है, हमारी जो कंडीशन है वहां पर मैग्नेटिक नीडल इज मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इस वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में. यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाया है और ये रहेगा एच डैश. तो ये एच डैश आ जाएगा एच कॉस 30. ठीक है. एच डैश आ जाएगा एच कॉस 30. ठीक है. और तो यहां पर मैं लिखता हूं इस केस में एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. यहाँ पर 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है. तो देखो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एच डैश इज इक्वल टू एच कॉस 30. ठीक है. और इस केस में जो थीटा है, tan थीटा डैश इज इक्वल टू v अपॉन एच डैश. v की वैल्यू तो v रहेगी, h डैश को मैं लिख सकता हूँ h cos 30. ठीक है. बट v बाय h क्या होता है? तो ये तो हमारा एक्चुअल एंगल ऑफ डीप है, tan थीटा. ठीक है. एंगल ऑफ डीप एक्चुअल यहाँ पर लिखा था हमने tan थीटा z बाय h वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल इज एक्चुअली एंगल ऑफ डीप tan थीटा. ठीक है. तो ये बन जाएगा tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा अपॉन cos 30. ठीक है. अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन में थीटा डैश ये एंगल आपको दिया है 45 डिग्री. तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू tan 45 इंटू cos 30. दैट इज 1 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2. ठीक है. सो √3/2 ये 1 से थोड़ा सा कम है. सो ये थीटा 45 से थोड़ा सा कम रहेगा. तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 41 डिग्री के आसपास कुछ तो आती है. ठीक है.
या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3/2। देखो ऐसा क्यों किया, ये एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन की कंडीशन रहेगी, वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अभी क्या हुआ है, अभी आपको कहा है कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जब हम 30 डिग्री का एंगल बनाकर रख खड़े हैं, तब हमारा एंगल ऑफ डीप ये 45 आ रहा है, ठीक है, तब ये 45 आ रहा है। सो एक्चुअल एंगल ऑफ डीप क्या रहेगा, एक्चुअल एंगल ऑफ डीप क्या रहेगा। सो एक्चुअल एंगल ऑफ डीप कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा, पहले तो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा इट इज h cos 30, क्योंकि हम जिस पोजीशन पर खड़े हैं वहां पर हमने मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया है, सो h इक्वल टू h cos 30। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ डीप आ रहा है tan θ1, इट इज वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट दैट पॉइंट। वर्टिकल कंपोनेंट तो वही का वही रहने वाला है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होने वाला। सो tan θ1 इक्वल टू v अपॉन एच डैश की वैल्यू पुट कर दी, बट v अपॉन एच क्या होता है, दिस इज tan ऑफ एक्चुअल एंगल ऑफ डीप, ठीक है। तो फिर ये वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज हम यहाँ पर रुकेंगे, कल हम कुछ और इस चैप्टर के जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन